Dear students, welcome back to the fourth lecture of Basic Mathematics. Physics नीट के लिए जो पढ़ रहे हैं उनके लिए जो बेसिक मैथमेटिक्स की रिक्वायरमेंट है वो हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। तो ऑलरेडी हमने इस सीरीज में 3 लेक्चर्स बना चुके हैं। तो बेसिक मैथमेटिक्स में जो जो रिक्वायर्ड है ओके आपको नीट फिजिक्स के लिए लगेगा वो हम कवर कर रहे हैं। तो आज फोर्थ लेक्चर है इस सीरीज का। तो ये जो लेक्चर है आज का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पे है। ये टॉपिक ओके एक ऐसा टॉपिक जो आपको हर चैप्टर में मिल सकता है। तो क्या है वो टॉपिक? तो वो टॉपिक है ग्राफ। देखिए आप अगर क्वेश्चन पेपर उठाएंगे नीट का तो आपको कम से कम 3-4 क्वेश्चन कम से कम ग्राफ से रिलेटेड मिलेंगे, उससे ज्यादा भी मिल सकते हैं। या आप कोई भी चैप्टर लेंगे तो आप देखेंगे तो आपको कई सारे क्वेश्चन जो है और प्रैक्टिस के जो क्वेश्चन रहेंगे, कोई भी चैप्टर की बात कर रहा हूं तो उसमें आपको ग्राफ के क्वेश्चन मिलेंगे। अब यहाँ पे इक्का दुक्का चैप्टर हो सकता नहीं भी हो, लेकिन कई सारे आपको जो चैप्टर्स है उसमें आपको ग्राफ का यूज होगा। तो आज का जो लेक्चर है इस लेक्चर को आप अगर अच्छे से समझ गए ओके, थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो समझ जाएंगे, तो फिर आपको ग्राफ के लिए रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, आज का जो सेशन है उस सेशन में आप सीख जाएंगे कि किस तरह से किसी भी दो फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में हम ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। बहुत सिंपल तरीके से बताएंगे, तो आप लास्ट तक वीडियो देखें ओके, वीडियो में बने रहें तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। कुछ एग्जांपल्स भी दूंगा जिससे आपको जो है ना सब्जेक्ट में कैसे यूज हो रहा है वो भी आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो है कौन कौन से ग्राफ जो है बन सकते हैं तो एक एक से ले लेंगे। तो सबसे पहले हम ग्राफ की बात करेंगे। वो ग्राफ है आपका ओके स्ट्रेट लाइन। ओके, स्ट्रेट लाइन कब आती है? ओके, दो जो ग्राफ है या लीनियर ग्राफ कब आएगा? तो अगर हम यहाँ ये मान लें कि भाई यहाँ पे y एक्सिस और x एक्सिस ले ले इस तरह से, तो ये y एक्सिस पे y क्वांटिटी है सपोज और x एक्सिस पे x क्वांटिटी है। तो ये हमने जनरलाइज लिया है। ओके, मतलब हमारे सब्जेक्ट में क्या हो सकता है फिजिक्स में, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे टाइम हो सकता है, या यहाँ पे वेलोसिटी यहाँ पे टाइम हो सकता है, या और आगे देखेंगे तो हो सकता है यहाँ पे आपको फोर्स और टाइम मिल जाए। ओके, इस तरह से आपको मिल सकता है, या और भी कुछ मिल सकते हैं। ओके, ऐसे जरूरी नहीं कि हमेशा टाइम ही रहे। अगर 12 के इसमें से देखेंगे तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस, इस तरह से आ सकता है। अगर मॉडर्न फिजिक्स की बात करेंगे तो वहां पे आपको लीनियर मोमेंटम और जो डी ब्रगली वेवलेंथ, तो ऐसे हम कोई भी चैप्टर में अगर देखेंगे ना तो आपको कई सारे ग्राफ बन सकते हैं। तो यहाँ पे चलिए पहले हम बात कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन वाले ग्राफ की, ओके, लीनियर ग्राफ की। तो ये ग्राफ कब बनता है? ओके, ये ग्राफ कब बनता है? तो सिंपली देखो, जब स्ट्रेट लाइन बोल रहे हैं, जिसका मैथमेटिक्स अच्छा हो तो अगर उसको इक्वेशन याद है स्ट्रेट लाइन की तो वो आसानी से समझ सकता है कि अगर उस तरह का रिलेशन बन रहा है तो वो बना देगा। बट अगर आपको याद नहीं है तो मैं बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूं कि अगर ओके मैं इसको रब करता हूं ओके, कब लीनियर ग्राफ आएगा वो हम बताते हैं। ओके, तो चलिए इसको रहने दे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने दो क्वांटिटीज ले लिए, ठीक है। तो अगर ये जो दो क्वांटिटीज है y और x, ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओके, इफ y is directly proportional to x, then you will get linear graph. Then you will get linear graph. Simply, अगर दो क्वांटिटीज ओके, आपको फार्मूला तो याद रखना पड़ेगा। फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो हमें फार्मूला जो है ना वो याद रखना पड़ेगा, रिलेशन याद रखने पड़ेंगे। अगर आपको फार्मूला याद है तो फिर आप इजीली ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, तो अगर हमको वो फॉर्मूले से ये मिलता है कि दो क्वांटिटीज एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो सिंपली हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे कि भैया लीनियर ग्राफ आएगा, इस तरह से ग्राफ आ जाएगा। ओके, अब कुछ लोग यहां से ड्रॉ करते हैं तो यहाँ के लिए मैं इक्वेशन ऑफ लाइन लिखता हूं y इज इक्वल टू mx प्लस सी। तो ये जो है ना लाइन की स्लोप है और ये y इंटरसेप्ट है। y इंटरसेप्ट, अगर ये लाइन ओरिजिन से जा रही है तो ये सिंपली 0 हो जाएगा और हमें मिलेगा y इज इक्वल टू mx। और अगर किसी जगह से जा रही, जैसे यहां से सपोज कुछ वैल्यू ले लिया हमने
ये जो है सी वैल्यू है सपोज, यहां से ये ऐसे जा रही है लाइन, तो वो जो है कहां कट कर रही है, वाई एक्सिस को, वो होता है। तो एनीवे यहां मैं सिंपल आपको ये बोलूंगा कि दो क्वांटिटीज अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपको दिख रहे हैं तो उन दो क्वांटिटीज के बीच में लीनियर ग्राफ आएगा। एग्जाम्पल की अगर बात करेंगे तो देखो बहुत सारे लोग जो है जैसे काइनेमेटिक्स पढ़ते हैं, तो मैं उसी का एग्जाम्पल दे देता हूं। हमने पढ़ा है कि s डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ओके। अगर यूनिफॉर्म मोशन है, अगर हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, ये फॉर्मूला किस में चलता है, ओके, यूनिफॉर्म मोशन के लिए चलता है। ये फॉर्मूला यूनिफॉर्म मोशन का है, जहां पे ये जो स्पीड या वेलोसिटी जैसी वो कांस्टेंट है, सर वेलोसिटी कांस्टेंट है मान ले। तो अगर ये कांस्टेंट है तो इसको प्रोपोर्शनलिटी के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो कांस्टेंट को हटा देंगे तो प्रोपोर्शनलिटी के फॉर्म में इक्वेशन बन जाती है। तो मैंने इस कांस्टेंट को हटा दिया, तो मैंने लिखा s इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t। तो अगर आप यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम s इंटू टी ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो आपको देखो ये y एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट आ गया, x एक्सिस पे t आ गया। तो अब इन दोनों के बीच में कैसा ग्राफ बन रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसलिए लीनियर ग्राफ बन रहा है। बस दो क्वांटिटीज, अगर आपको फॉर्मूला याद है चेक कर लो, दो क्वांटिटीज के बीच में अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला रिलेशन आ रहा है, पावर सेम होना चाहिए, दोनों की पावर सेम होना चाहिए, ओके। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हायर पावर की बात नहीं कर रहे हम, सेम पावर की बात कर रहे हैं। तो ऐसे आप कोई भी और एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है अगर सिंपली दो क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन इस तरह बन रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, तो ग्राफ सिंपली आ जाएगा लीनियर, स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। और अगर ऊपर या नीचे से जा रहा तो इसके लिए बता दिया मैंने कि भैया y इंटरसेप्ट है, ओके। मतलब ये एक्चुअली इनिशियल वैल्यू होती है ऑलरेडी, ओके, उसने एक डिस्प्लेसमेंट कर रखा है, ओके। और आप जब ऑब्जर्व कर रहे हैं उससे पहले उसने इतना डिस्प्लेसमेंट कर रखा है, तो फिर यहां से ग्राफ आएगा। तो अभी उसकी कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं जाते, हम सिंपली ये समझेंगे कि दो क्वांटिटी एक दूसरे के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो हमको कौन सा मिलेगा, ग्राफ लीनियर, ठीक है। चलिए अब दूसरे ग्राफ की तरफ बढ़ते हैं, ओके, दूसरे ग्राफ की तरफ चलिए। तो दूसरा ग्राफ लेते हैं हम पैराबोलिक, बहुत इजी वे में बता रहा हूं, आप देख ले, पैराबोलिक ग्राफ, ओके। यहां पे सिंपली मैं लिखता हूं, अब ग्राफ में हम जो है ना एक y एक्सिस और x एक्सिस के क्वांटिटी को जनरलाइज वे में y और x लिख दे रहे हैं, उसके साथ में कोई एक एग्जांपल मैं आपको सब्जेक्ट से भी देते चलूंगा। तो अगर यहां पे ओके, इफ y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर, ओके, और सॉरी ऐसे भी लिख सकते हैं हम, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y स्क्वायर, ये दोनों में से कोई भी कंडीशन हो, मतलब कोई एक की पावर ज्यादा है, कोई एक की पावर, ओके, यहाँ पे ज्यादा बता दिया हमने। तो ये वाले केस में, ओके, यहाँ पे ये और लिखा हमने, दोनों में से कोई भी सिचुएशन, दोनों में से कोई भी सिचुएशन हो, देन यू विल गेट पैराबोलिक ग्राफ, ओके, पैराबोलिक ग्राफ। बस इतना याद रखना है आपको, आपको फॉर्मूला याद है, बस फॉर्मूले में से देख लो, कांस्टेंट को हटा दो, प्रोपोर्शनलिटी वाला रिलेशन बन जाएगा, जैसे हमने यहाँ पे देखा था, ये जो है वेलोसिटी कांस्टेंट थी, इसको रिमूव कर दिया, s इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t। तो यहाँ भी इसी तरह देख सकते हैं, यहाँ पर भी इसी तरह देख सकते हैं। तो पहले हम ये वाले के हिसाब से देखेंगे, ओके। चलो पहले वाला ग्राफ, अब ये दो कंडीशन में भी पैराबोलिक आ रहा है, तो इसमें कैसा आएगा, इसमें कैसा आएगा देखते हैं। चलो पहले वाला, ओके, फर्स्ट वन। तो फर्स्ट वन y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर, तो फिर से हमने यहाँ पे ये लगा दिया, ठीक है। अब देखिए ये जो है ना पैराबोलिक जो ग्राफ का शेप होता है ना, देखो ये इस तरह का आता है, ये इस तरह का राउंड रहेगा, ठीक है। तो ये राउंड किधर से भी आ सकता है, मतलब ये ऐसे भी जा सकता है, ये इधर भी जा सकता है। तो हम जो पढ़ते हैं फिजिक्स में उसमें निगेटिव वाला टाइम नहीं होता है, ज्यादातर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ड्रॉ करते हैं, तो हमको ये निगेटिव वाला टर्म नहीं आता। एक्चुअली पूरा ग्राफ बोले तो ये ऐसा आता है, निगेटिव साइड भी आएगा, लेकिन हमारे पास सब्जेक्ट में निगेटिव टाइम, ओके, हम जो एक्सिस यूज करते हैं ज्यादातर एक्स एक्सिस पे टाइम यूज करते हैं, तो टाइम निगेटिव नहीं होता, इसलिए हम इधर वाले पोर्शन को इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। एक्चुअली ऐसा रहेगा, तो हम सिर्फ इसको देखेंगे। तो ये y लिख दिया हमने, ये x लिख
तो अगर इस तरह की सिचुएशन है, ओके, तो अब देखो मैं यहाँ पे दूसरा भी लिखता हूँ, दोनों में फर्क समझो आप, फिर मैं समझाता हूँ। पहले यहाँ ड्रॉ कर लेंगे, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई स्क्वायर, तो फिर यहाँ पे हमने ये इस तरह से ले लिया, ओके। चलो थोड़ा सा मैं इधर ड्रॉ करता हूँ ताकि पूरा कवर हो रहा नहीं हो रहा है, ओके। चले थोड़ा सा मैं इधर ड्रॉ कर देता हूँ, ये इस तरह से, ठीक है। चलो ये लिख दिया हमने y और ये लिख दिया हमने x, ठीक है। अब लिखा है x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई स्क्वायर, तो देखो यहाँ पे किस तरह से बना कर मैं, ठीक है, उसी तरह का शेप उसी तरह का है, लेकिन दोनों में फर्क है। क्या फर्क है समझिए आप, देखो जिसकी पावर कम होती है ना उस तरफ ये पैराबोलिक ग्राफ को झुकाना है, मतलब ऐसे झुकाते चले जाना है। तो यहाँ पे y की पावर कम है तो हमने ये y की पावर y की तरफ झुका दिया, यहाँ पे x की पावर कम है तो ये x की तरफ झुका दिया। तो जिसकी पावर कम होती है उस तरफ पैराबोलिक ग्राफ झुकता है, बस इतना याद रख लो, ओके। यहाँ पर भी क्या हो सकता है कि भाई नीचे भी बन सकता है, ओके। तो फिर हम वही बोलेंगे, निगेटिव साइड यूज नहीं होता है हमारे लिए, तो हम जो है सिर्फ पॉजिटिव साइड इतना ही ड्रॉ कर देते हैं, ओके। तो ये हो गया आपका y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, तो y की पावर कम है तो ये पैराबोलिक ग्राफ y की तरफ झुक रहा है। यहाँ पे x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई स्क्वायर, x की पावर कम है, यहाँ पे x की तरफ जो है ग्राफ झुक रहा है। तो इस तरह से आप बताएंगे, ठीक है। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में ओके आपने पढ़ा काइनेमेटिक्स में s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ओके, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, अब देखो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन में फर्क है। ये इक्वेशन एक्सेलरेटेड मोशन के लिए, ये यूनिफॉर्म मोशन के लिए, यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 है, ओके, एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 रख दो, ये आ जाएगा। सो दिस इज ओके यूनिफॉर्म मोशन, मतलब हम यहाँ लिखेंगे a इज इक्वल टू 0 होता है। लेकिन ये एक्सेलरेटेड मोशन की है, और हम ये मानते हैं कि चलो अगर इक्वेशन को थोड़ा सिंपल कर दे, ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, तो रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है मतलब इनिशियल वेलोसिटी की 0 रहेगी, तो इफ इसको 0 कर देंगे, इफ इनिशियली ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, चलो यहां लिखता हूं, तो s इज इक्वल टू सिंपली हाफ at स्क्वायर। तो अब इसमें जो है ना देखो, हम जो पढ़ते हैं मोस्टली एक्सेलरेशन कांस्टेंट बोल के पढ़ते हैं, आपने जितना भी जैसे पढ़ रहे हैं काइनेमेटिक्स में, तो वो जो एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा, 1/2 भी कांस्टेंट है, तो इसके थ्रू हम क्या लिख सकते हैं, ओके, इसके थ्रू लिख सकते हैं s इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं, s इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर। तो अगर मैं इसको s मान लूं और इसको t मान लूं, तो देखो t की पावर ज्यादा है, s की पावर कम है, तो ये सीधे ग्राफ ऐसे आ जाएगा। सो दिस इज द ग्राफ, आप जाके देख लो काइनेमेटिक्स में s और t के बीच में एक्सेलरेटेड मोशन के लिए ग्राफ ऐसा ही आएगा और यूनिफॉर्म मोशन के लिए ग्राफ ऐसा ही आएगा। एक बड़ा सा टेबल देते हैं, बहुत सारे मटेरियल में आप देखेंगे, तो टेबल में आप देखेंगे यूनिफॉर्म मोशन के लिए xt ग्राफ, वहां पे हम s की जगह x लिखते हैं, तो xt ग्राफ ऐसा रहेगा और xt ग्राफ ये इस तरह से आएगा, ठीक है। तो ये था आपका पैराबोलिक ग्राफ। तो ये मैंने जनरलाइज्ड वे में बता के एक एग्जांपल दे दिया काइनेमेटिक्स से, ओके। चलिए मैं चेक करता हूं पूरा कवर हो रहा है क्या, ओके। चलिए पूरा आ रहा है, ओके, आई थिंक नो इश्यू, ठीक है। चले कोई प्रॉब्लम नहीं। ऊपर थोड़ा सा पैराबोलिक ग्राफ, ये जो है थोड़ा सा कट रहा है, तो इसको आप लिख लें पैराबोलिक ग्राफ, ठीक है। नजर तो आ रहा है लेकिन थोड़ा सा कट रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो पैराबोलिक ग्राफ किस केस में बनता है, अगर दो क्वांटिटीज एक दूसरे के साथ हायर पावर, मतलब y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, या उल्टा भी लिख सकते हैं x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ओके। चलो तो पहले आप कॉपी कर लो, चलो पॉज करके जो है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए ठीक है, चलिए थर्ड नेक्स्ट ग्राफ की तरफ चलते हैं। चलो नेक्स्ट ग्राफ पे जाने से पहले छोटा सा क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे। अगर आपको इस तरह दे दें, ओके, एक छोटा सा सिंपल एग्जांपल, कभी ऐसा भी दे सकता है, ओके। जैसे कभी बेसिक मैथमेटिक्स का शुरू का पोर्शन होता है 11th में जब होते हैं, तो जब पेपर जो सेट करते हैं टेस्ट के लिए, तो
तो उसमें हो सकता है ये पॉसिबिलिटी बने कि अगर आपको ऐसा दे दे, ओके, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, इस तरह का रिलेशन बन रहा है। तो अब बताएं किस तरह का ग्राफ आएगा, ओके, ये केस में ग्राफ किस तरह का आएगा। तो यहां पे देखें, ओके, कि अगर हम ये स्क्वायर रूट, ऐसा तो रिलेशन पढ़ा नहीं अभी हमने, तो इसको अगर दोनों साइड स्क्वायरिंग कर लिया, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, तो इट इज नथिंग बट पैराबोलिक ग्राफ। कौन सा बनेगा? पैराबोलिक ग्राफ बनेगा। समझ गए? तो ऐसा थोड़ा सा चेंज करके भी दे सकता है, ओके, ऐसा चेंज करके भी दे सकता है। चलिए एक और क्वेश्चन यहां लिखता हूं। अगर आपसे बोला है, ओके, सेम यही क्वेश्चन, ओके, तो यहाँ पे ये पैराबोलिक ग्राफ समझिए आप, यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये y और ये x, ठीक है, आप जिधर भी लिखे वो इधर x भी लिख सकते हैं, इधर y भी लिख सकते हैं, ओके, बट इन जनरल हम एक्सिस के हिसाब से सोचे तो इसको y लिखते हैं, इसको x, इसके हिसाब से बना दिया। तो किसकी पावर कम है? x की पावर कम है। तो आपको x की तरफ झुकता हुआ पैराबोला ड्रॉ करना है, तो ये पैराबोला इस तरफ झुकता हुआ रहेगा। सो दिस इज द करेक्ट ग्राफ, ओके, तो ये वाले ग्राफ के लिए ड्रॉ कर दिया। अब देखिए सेम यही क्वेश्चन मैं यहां ले रहा हूं, क्या लिखा है? तो y स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, y स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, और आपको ग्राफ ड्रॉ करने की बात कर रहे हैं, दिस इज y स्क्वायर एंड दिस इज x, ओके, y स्क्वायर और x के बीच में, ओके, हो सकता है इसको इसके बजाय y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर लेकर भी दे सकता है, बट यहाँ पे हमने ये वाला एग्जांपल आपको कंपेयर करने के लिए लिया है। तो अब बताएं कि y स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x दे रखा है, और आपको ग्राफ किसके बीच में ड्रॉ करना है? y स्क्वायर और x के बीच में ड्रॉ करना है। तो अब किस तरह का ग्राफ आएगा? क्या पैराबोलिक ग्राफ आएगा? सोच के बताएं। ओके, नहीं, पैराबोलिक ग्राफ नहीं आएगा, आपको यहां स्ट्रेट लाइन मिलेगा, ओके, क्यों? तो भाई ये डायरेक्टली y और x के बीच में ग्राफ नहीं पूछ रहा है। अगर y और x के बीच में पूछता तो पैराबोला आता, यहाँ y स्क्वायर डायरेक्टली ले लिया। तो अगर इसको मैं कुछ नाम दे दूं, चलो मैंने नाम दे दिया सपोज इसका w इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, इसके बजाय मैंने यहाँ w लिख दिया, तो w इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, तो w और x के बीच में ग्राफ कैसा बनना चाहिए? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, तो लीनियर ग्राफ बनना चाहिए। तो ऐसे माइनर चेंजेस हो सकते हैं, ओके, क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट हो सकता है, ओके, बट मेरा मेन एम ये था कि आपको कौन सा ग्राफ बनता है ये समझ में आ जाए। तो होप आपको यहां से क्लियर हो गया होगा कि अगर इस तरह की सिचुएशन हो, कोई भी फॉर्मूला देख ले आप, उसमें से आप निकाल लें y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर आ रहा, या x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y स्क्वायर आ रहा। अगर ये सिचुएशन आ रही तो ग्राफ बनेगा पैराबोलिक। और उसके लिए एक एग्जांपल मैंने यहां दे दिया कि भाई s इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर, तो ये केस सिंपली पैराबोलिक ग्राफ का है, इस तरह का ग्राफ बन सकता है। ठीक है, चलिए एक और ग्राफ देखते हैं। तो 3 ग्राफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चले इसको रब कर दें, चले आप पॉज करके कॉपी कर लें, ठीक है, कॉपी कर लिया। चलो यहां पे अब हम नेक्स्ट थर्ड ग्राफ देखते हैं। ओके, बहुत सिंपल है थर्ड वाला भी। तो ये 3 ग्राफ के ऊपर जो है ना बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी है, और यहीं पे जो है गलती होती है, ज्यादातर स्टूडेंट से यही गलती होती है, उनको समझ में नहीं आता कि कौन सा ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो चलो थर्ड ग्राफ है हाइपरबोलिक ग्राफ। ओके, थर्ड ग्राफ का नाम क्या है? हाइपरबोलिक। ओके, हाइपरबोलिक ग्राफ, ठीक है, हाइपरबोलिक ग्राफ। अब देखिए यहां पे बहुत सिंपल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में 2 केस बने, एक सेम पावर के साथ स्ट्रेट लाइन आती है, और अगर हायर पावर के साथ लेंगे तो पैराबोलिक आता है। यहां पर अगर दो कोई क्वांटिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ओके, ऐसे लिख दिया मैंने, y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, या हमारे सब्जेक्ट में ये भी है y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर। ओके, तो दोनों केस में पैराबोला सॉरी हाइपरबोला आएगा, दोनों भी केस में, ओके, इफ, तो यहां लिखेंगे देन हाइपरबोलिक ग्राफ, ओके, यू विल गेट हाइपरबोलिक ग्राफ, ओके,
then you will get hyperbolic graph. ओके, हाइपरबोलिक ग्राफ मिलेगा. अब यहाँ पे इसकी और डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है. अगर ये वाला केस है तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आता है, तो हमारे सब्जेक्ट में उसकी उतनी बारीकी नहीं है. ओके, मतलब ऐसा कभी नहीं पूछा कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा कि नॉर्मल हाइपरबोला बनेगा, ऐसा नहीं है. तो सिंपली आप याद रख लो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब जहां तक हो सके सिंपल तरीके से कर लो. ओके, तो अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल दिखा कि सिंपली आपने लिखना कि भाई वहां कौन सा ग्राफ आएगा, हाइपरबोलिक ही आएगा. आप डायरेक्टली वो ड्रॉ कर सकते हैं. ओके, कि हाइपरबोलिक ग्राफ आएगा बोल के. ठीक है, चले. तो अब देखिए यहां पर, यहां मैंने एग्जांपल ले लिया. चलो ये पहले इसी के हिसाब से y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x. तो हाइपरबोला कैसा बनता, तो ये इस तरह से बनता. ठीक है, इस तरह के ग्राफ को बोलते हैं हम हाइपरबोला. बस शेप याद रख लो. ओके, बहुत सारे स्टूडेंट को मतलब पैराबोला कैसा बनता, हाइपरबोला का शेप क्या रहता नहीं मालूम, तो आप ये ऐसा देखो. ओके, अभी मैंने पैराबोला की शेप बताया, यहाँ पे हाइपरबोला. तो बस इतना याद रख लो. तो आप ये दोनों में से कुछ भी रहने दो, यही बनने वाला है. ओके, माइनर से थोड़ा सा यहाँ इधर खरीद में आता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, और उसमें थोड़ा सा फर्क दिखता है शेप में, लेकिन ये एक्चुअली इसी पैटर्न में आएगा. तो हमको सिंपली अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन दिख रहा है तो आपने हाइपरबोला ड्रॉ कर देना है. अब इसके एग्जाम्पल बहुत मिल जाएंगे आपको, सिलेबस में बहुत एग्जाम्पल है. ओके, अब जैसे अगर हम देखें तो जैसे आपको पावर, ओके, पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम. पावर का फॉर्मूला पढ़े. ओके, रेट ऑफ वर्क डन या हाउ फास्ट वर्क डन विल बी देयर, या रेट ऑफ एनर्जी भी बोला जाता है पावर को. तो अगर वर्क कांस्टेंट है, ओके, वर्क कांस्टेंट है, अगर हमने इसको कांस्टेंट मान लिया, वर्क इज कांस्टेंट, तो इस इक्वेशन को हम प्रोपोर्शनलिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं. सॉरी, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P. तो अब ये वाले का ग्राफ कैसा बनेगा, तो ये हमने P लिख दिया और इसको T लिख दिया. ओके, तो ये पावर वर्सेस टाइम ग्राफ बन रहा है. तो यहाँ पे सिंपली इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो हाइपरबोला आ जाएगा. ओके, हाइपर, इसको टच नहीं करना, इधर भी जो है ना एक्सिस को टच नहीं करना. ओके, ये हो गया एग्जाम्पल. ये एग्जाम्पल 1. आप चाहे तो ऐसा एग्जाम्पल और भी ले सकते हैं. ओके, चलो इसको मैं रब करता हूँ इधर वाले को, तो आपको एग्जाम्पल दे दो. ये रब कर देंगे. ठीक है, तो इसके कुछ एग्जाम्पल यहाँ बताता हूँ. तो ये एग्जाम्पल 1 दे दिया हमने. एग्जाम्पल 2 ये दे सकते हैं कि हमने पढ़ा डी ब्रगली वेवलेंथ इज इक्वल टू h बाई पी. तो ये जो है कांस्टेंट है. ओके, प्लैंक्स कांस्टेंट. तो ये कांस्टेंट है, इसको हटा दो. सो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी. देखो ये नीट में क्वेश्चन इसके ऊपर पूछा है, ये ग्राफ पे पूछा है. तो यहाँ पे हमने लिख दिया लैम्डा और यहाँ पे पी, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. तो यहाँ पे आपको ग्राफ बनेगा इस तरह से. तो ये जो वीडियो है ये सबके लिए, चाहे 11th में हो, ओके, चाहे आप 12th में हो या रिपीट कर रहे हो, जिस किसी का बेसिक मैथमेटिक्स में अगर कुछ कमी है, खासतौर से ग्राफ में कमी है, तो ये वीडियो से आप जो है ना अपने ग्राफ का डाउट पूरा क्लियर कर सकते हैं. तो ये एग्जाम्पल जो दे रहा हूं मैं, जो 11th में है, हो सकता है उनको ये सारे एग्जाम्पल ना हो. ये जैसे बता दिया कि अभी यहाँ तक कोर्स ना पहुंचा हो, ओके, लेकिन 12th वालों को पता है, रिपीटर वालों को पता है. एक और एग्जाम्पल देता हूँ. ओके, चलिए एक एग्जाम्पल देता हूँ. ये मॉडर्न फिजिक्स का एग्जाम्पल था. ओके, डी ब्रगली वेवलेंथ. ठीक है, हो सकता जो 11th में स्टूडेंट हो ये फिजिक्स में तो नहीं पढ़े होंगे, लेकिन हो सकता कि भी केमिस्ट्री में हो गया होगा. ओके, चलिए एक और एग्जाम्पल देता हूं. जो 12th में आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू हम लिखते हैं के क्यू अपॉन आर स्क्वायर. ओके, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर. तो उसमें ये के जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, अगर हमने चार्ज भी कांस्टेंट ही रहेगा, सपोज इसकी वैल्यू लिया 2 माइक्रोकूलम, तो ये तो कांस्टेंट हो गए. तो ये कांस्टेंट होते हैं. तो इसको अगर आपने हटा दिया तो E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर. तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर. तो यहाँ पर ये E लिख दिया हमने या R लिख दिया. तो यहाँ पे फिर से ये हो जाएगा कि ये जो रिलेशन है वो इस तरह का बनेगा, सॉरी हाइपरबोलिक बनेगा. ओके, तो इस तरह से आपको पूछा जा सकता है. तो यहां पर आपने देख लिया कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल आया
तो सिंपली हाइपरबोला ड्रॉ करना है, बस खत्म। तो ये 3 ग्राफ है जो बच्चों को रिलेशन पे से ड्रॉ करने नहीं आते। तो वो क्या करते हैं कि वो रट्टा मारने की कोशिश करते हैं कि वाई ये पी और टी के बीच में ऐसा ग्राफ बनेगा, लेमडा और पी के बीच में ऐसा ग्राफ बनेगा, ई और आर के बीच में ऐसा ग्राफ बनेगा। तो कितना याद रखोगे? आपको कितने हर चैप्टर में लगभग ग्राफ्स मिलेंगे, तो रट्टा मारने से नहीं चलेगा। अगर आपको फॉर्मूला याद है, जैसे मैंने बोला कि डी ब्रगली वेवलेंथ का फॉर्मूला h बाई पी है, तो आप लेमडा और पी के बीच में ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपको पावर का रिलेशन याद है तो फिर पावर और टाइम के बीच में रिलेशन आप ड्रॉ कर सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पे अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला याद है तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड और ये आर जो है डिस्टेंस, आप वो इन दोनों के बीच में ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये 3 ही ग्राफ है जो बच्चों को इजीली ड्रॉ करने नहीं आते। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपको स्ट्रेट लाइन या लीनियर ग्राफ आएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हायर पावर मतलब x y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर, ऐसा केस बन रहा है, या y इज डायरेक्टली x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y स्क्वायर, ऐसे दोनों केस में भी आपको पैराबोलिक ग्राफ मिलेगा। और अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो सिंपली आपको पैराबोलिक मिलेगा, चाहे पावर कम हो या ज्यादा हो। तो इस तरह से ये तीनों जो ग्राफ है यही समझने में मुश्किल है। 2 और ग्राफ यूज होते हैं लेकिन वो आसान होते हैं क्योंकि उसमें डायरेक्टली बता दिया जाता है कि ये कौन से टाइप का ग्राफ है। ओके, चलिए वो 2 भी देखते हैं, आप कॉपी कर लो। ठीक है, चलो अब देखिए नेक्स्ट 2 ग्राफ, बहुत कम, जस्ट एंड करने में, कंक्लूड करने में हम ये वीडियो, तो आप लास्ट के 2 भी आप जो है ना देख लीजिए। तो नेक्स्ट ग्राफ है साइनोसॉइडल ग्राफ। ओके, साइनोसॉइडल ग्राफ, तो ये आपको 2 चैप्टर में, 2 से 3 चैप्टर में यूज होते हैं। ओके, मेनली 2 चैप्टर में, ऑसिलेशन में एसएचएम वाला जो चैप्टर है, और 12th में जो एसी सर्किट्स है वहां पे हो सकते हैं। तो ये 2 जगह पे तो यूज होगा। ओके, अब यहां पर 4th वन, तो साइनोसॉइडल ग्राफ। ओके, साइनोसॉइडल ग्राफ्स, तो यहां पे देखिए जैसे y इज इक्वल टू, जो 12th वगैरह में उनको तो पता ही, आप ऑसिलेशन में जब इक्वेशन लिखते हैं तो y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t, इस तरह से आप लिखते हो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे साइन लिखा है उसमें, या एक और इक्वेशन बन जाती y इज इक्वल टू a कॉस ओमेगा t। तो ये जो है ना ऑसिलेशन के लिए इक्वेशन है। ओके, सिंपल हार्मोनिक मोशन अगर कोई ऑब्जेक्ट कर रहा है तो उसकी मोशन को इस तरह मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो या तो साइन के फॉर्म में आता है, नहीं तो कॉस के फॉर्म में आता है। ठीक है, दोनों एक ही बात है, दोनों में खाली एंगल का फर्क है, 90 डिग्री का डिफरेंस होता है एंगल के हिसाब से, बाकी एक ही बात है। तो यहाँ पे जैसे हम लिख दिए साइन, तो ये हम लिख देंगे भाई साइन है तो साइन वेव ये इस तरह से बनती है, ये ग्राफ। तो बस जैसे साइन दिखा तो ऐसा हमको ग्राफ ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे ये y है और ये t है। ठीक है, या ओमेगा t आप ले सकते हैं। ठीक है, चलो, तो ये a क्या है, तो ये उसका एम्पलीट्यूड है, बस इस तरह से ड्रॉ करेंगे। और अगर हमने ये कॉस वाली इक्वेशन की बात की, तो मैंने जैसे कहा कि भाई 90 डिग्री का फर्क है, तो ये 90 डिग्री यहाँ पे खत्म हो जाता, पूरा एक साइकिल लेंगे तो ये 180 और ये 360, तो ये वाला 90, तो वो 90 से स्टार्ट होता है। ओके, ये इस तरह से रहेगा। तो बस ये स्टार्टिंग पॉइंट में फर्क दिखेगा आपको, ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, ये 90 डिग्री से स्टार्ट हो रहा है। तो ये भी जो है y और ये t लिख दिया हमने, तो बस इतना ही फर्क है। एक्चुअली आगे चल के देखे तो सेम जैसा ही शेप मिलता है। तो ये वाली इक्वेशन खुद बता दिया जाता साइन कॉस, तो हमको समझ में आ जाएगा साइनोसॉइडल ग्राफ है। लेकिन मैंने अभी ये जो 3 ग्राफ तक बताया इसमें ये इंडिकेट नहीं होता, हमको समझना है इनवर्सली प्रोपोर्शनल हाइपरबोला, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेट लाइन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हायर पावर पैराबोला, तो ये हमको समझना पड़ता है। ठीक है, याद रखना, यहाँ पे बहुत आसान है। ठीक है, चलिए एक और ग्राफ है। ओके, मैं सिंपल ही रख रहा हूँ, कॉम्प्लिकेशन में नहीं जा रहा हूँ, तो आपको सिंपली ये याद रहना। मेनली तो 3 ग्राफ है, जो बच्चों को समझ में नहीं आते वो मैंने बता दिया हूँ, लेकिन जो सिलेबस में यूज होते हैं उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए एक और ग्राफ होता है एक्सपोनेंशियल, थोड़ी अब पॉसिबिलिटी कम हो गई उसकी, नीट में सिलेबस में लगभग नहीं के बराबर है, पहले जो पोर्शन था उसमें था। ओके, न्यूक्लियाई में यूज हो जाता था,
आरसी सर्किट में यूज होता था, लेकिन अभी जो है आरसी सर्किट भी नहीं है, ओके, करंट इलेक्ट्रिसिटी से हटा दिया हुआ है। और जो क्या बोलेंगे, रेडियो एक्टिविटी या का जो लॉ है, लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी, वो हटा दिया। रेडियो एक्टिविटी है लेकिन जो लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी है वो हटा दिया, तो वो उसमें ये ग्राफ यूज होता था जिसका नाम है एक्सपोनेंशियल। तो फिफ्थ ग्राफ है एक्सपोनेंशियल ग्राफ, एक्सपोनेंशियल ग्राफ, ठीक है। अब यहाँ पे खुद एक्सपोनेंशियल बोल के लिख दे रहा है, तो हमको समझ में आ जाता है कि इसका शेप जो है ना किस तरह का रहेगा। तो एक्सपोनेंशियल हमको इक्वेशन देख के समझ में आ जाता है। तो अगर मैंने यहाँ लिखा y इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस 80 ऐसे लिख दिया, ठीक है, ये सॉरी प्लस 80 लिखते हैं, ठीक है। या ये पहला, ये दूसरा y इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस 80, तो इसको बोला जाता है पॉजिटिव एक्सपोनेंशियल और इसको बोला जाता है निगेटिव एक्सपोनेंशियल। ओके, एक्सपोनेंशियल ग्राफ। तो अगर हम पहले ये वाला ड्रॉ कर दें, ओके, y इज इक्वल टू ई रेस टू प्लस 80, ओके, तो यहाँ पे ये ग्राफ जो इस तरह का आएगा, t की वैल्यू यहाँ पे 0 ले लो, ठीक है, y और ये t, तो t की वैल्यू यहाँ 0 होती है, तो t इज इक्वल टू 0 पे ये 1 हो जाएगा। अब इसके बाद जैसे जैसे देखो ये पावर बढ़ती जाएगी, पॉजिटिवली पावर बढ़ी है तो वैल्यू भी बढ़ती जाती है, लेकिन कैसे बढ़ेगी, तो एक्सपोनेंशियली। तो उसका शेप कैसा होता है, तो ये ऐसा होते जाता है, और जब t टेंड्स टू इन्फिनिटी तो ये भी इन्फिनिटी पे हो जाएगी, ओके। अब यहाँ पे फर्क है, ओके, थोड़ा सा आप देखें तो ये पैराबोलिक टाइप का दिखता है, लेकिन ये पैराबोलिक ग्राफ नहीं है, ओके। पैराबोलिक ग्राफ को हमने क्या देखा, तो 0 से स्टार्ट होते हैं। हाँ, हो सकता है कि भाई इनिशियली कुछ वैल्यू है तो वो ऊपर से भी स्टार्ट हो सकता है, लेकिन शेप में फर्क रहेगा, इसलिए ग्राफ दूसरा नाम दिया है ना। अगर शेप सेम रहता तो अलग अलग ग्राफ क्यों रहता, ठीक है। तो ये जो है ना ऐसे इन्फिनिटी, ऐसे मतलब झुकेगा नहीं, ऐसे चलता जाएगा, मतलब ये ऐसा ऐसा चलता जाएगा, तो ये इन्फिनिटी पे जाएगा। जब t की वैल्यू इन्फिनिटी होगी तो ये जो y की वैल्यू भी इन्फिनिटी हो जाएगी, ठीक है। अब इधर भी हो सकता है, बहुत सारे लोग इधर आपको बताएंगे, ओके, कि निगेटिव साइड में, तो हमारे सब्जेक्ट में ओके उसकी जरूरत नहीं है, इंजीनियरिंग वगैरह में लग सकता है, बट यहाँ पे उसकी जरूरत नहीं, क्योंकि हम निगेटिव टाइम वाला कंसेप्ट ही नहीं है हमको, ठीक है ना, तो हम वो करेंगे ही नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं दूसरा ले लूं, y इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस 80, तो ये वाले केस में क्या होगा कि e की वैल्यू हमने 0 ले लिया, सॉरी t की वैल्यू, तो फिर से ये स्टार्ट यहीं से होगा 0, ये 1 हो जाएगा, सॉरी। अब यहाँ पे t की वैल्यू जैसी बढ़ाएंगे तो निगेटिवली पावर बढ़ रही है, तो आप देख लो जैसे 10 की वैल्यू ले लो, तो आपने क्या किया 10 की पावर 1, तो क्या हो जाएगा 10 की पावर 1 10 हो जाएगा, 10 की पावर 2 100 हो जाएगा, 10 की पावर 3 1000 हो जाएगा। तो पॉजिटिवली पावर बढ़ी तो वैल्यू भी बढ़ी। अगर हम निगेटिवली पावर करेंगे 10 की पावर -1 तो 0.1 हो जाएगा, 10 की पावर -2 तो 0.01 हो जाएगा, मतलब और वैल्यू कम होती जाएगी। तो निगेटिवली पावर बढ़ रही है तो ये वैल्यू कम होती जाएगी, तो ये जो है ना इस तरह से ऐसे कम होते चली जाएगी। और जब t की वैल्यू इंफिनिटी होगी तो ये 0 को टच करेगी। कहां पे टच करेगी ये, जब t की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये जो है ग्राफ जो है सिलेबस के हिसाब से लिया मैंने, लेकिन जैसे मैंने बताया कि इसका अब कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रहा। हाँ, ये वाला ग्राफ आपको 2 चैप्टर में तो पक्का है, जैसे मैंने बोला ऑसिलेशन, या जिसको एसएचएम भी बोला जाता है चैप्टर का नाम, और दूसरा एसी सर्किट्स, अल्टरनेटिंग करंट सर्किट, जो आपको 12th में है 7th चैप्टर। तो ये 2 चैप्टर में पक्का इनको जो है यूज होता है इन वेवफॉर्म का, और ऑसिलेशन में तो अच्छा खासा यूज है, ओके। और एक आध टॉपिक सेमीकंडक्टर में जैसा रेक्टिफायर जो है हाफ वे फुल वे, तो वहां पे एक यूज हो सकता है। तो ये जो है ग्राफ, लेकिन ड्रॉ करने की बात है तो मैंने जैसे बोला कि इक्वेशन को देख के ही आपको समझ में आ जाएगा कि भाई ये साइनोसॉइडल ग्राफ है, साइन या कॉस देखेंगे तो साइनोसॉइडल ग्राफ है। तो ये जो है मैंने आपको ग्राफ डिस्कस किए हैं। तो मेनली जो फर्स्ट 3 ग्राफ थे वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि उसमें कहीं पे इंडिकेट नहीं होता है, हमको समझना होता है कि किस तरह का रिलेशन बन रहा है, उससे कौन सा टाइप का ग्राफ बन सकता है। यहाँ पे डायरेक्टली इंडिकेट है, ठीक है। तो इसीलिए पहले 3 ग्राफ में बोल रहा हूँ कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आप देखेंगे लगभग हर चैप्टर में आपको जो है ना वो ग्राफ मिलने वाले। एक आध दो बीच में छूट सकते हैं चैप्टर्स, लेकिन मोस्टली ओके क्वेश्चन ग्राफ का कहीं से भी बनाया जा सकता है। क्यों, तो क्वेश्चन ग्राफ का किससे बन रहा, फॉर्मूले से बन रहा। तो
तो मुझे बताओ कौन सा चैप्टर है जिसमें आपको फिजिक्स में फॉर्मूला नहीं है? अगर फॉर्मूला है तो ग्राफ बन सकता है, ओके, नहीं बना तो आगे आ सकता है बहुत सिंपल वे में। जैसे अगर मैं एक सिंपल सी अगर बात बोलूं कि यहाँ पे मैं लिखता हूं, ओके, जैसे करंट के पास होने से कंडक्टर हीट होता है, तो वो हीट का फॉर्मूला H इज इक्वल टू हम लिखते हैं I स्क्वायर R इंटू टी, ठीक है। अगर करंट यूनिफॉर्म है, रेजिस्टेंस तो यूनिफॉर्म रहेगी मोस्टली, ओके, बहुत ज्यादा फर्क नहीं, तो ये दोनों कांस्टेंट है, तो ये H और T के बीच में पूछ लेगा, ओके, या दो अलग अलग कंडक्टर के हिसाब से बोलेगा कि भाई टाइम कांस्टेंट ले लेगा, ओके, और आपको बोलेगा कि भाई ये H और I स्क्वायर, ओके, यहाँ पे हम कंडक्टर बदल रहे उतना ही टाइम ले रहे हैं, तो रेजिस्टेंस भी बदल सकती है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे इनके साथ भी रिलेशन पूछ सकता है, आई इसके साथ पूछ सकता है, आर के साथ पूछ सकता है, तो आपको यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है, अभी तक इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछा होगा ग्राफ का, लेकिन ग्राफ बन सकता है ना, कोई भी फॉर्मूला देखे आप उस पे ग्राफ का क्वेश्चन बन सकता है, ओके। तो होप ये जो है वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, ओके। ग्राफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप अगर इसको समझ गए हैं तो डेफिनेटली आपको फायदा होगा, ओके। इसके बाद नेक्स्ट जो है हम देखिए ग्राफ से रिलेटेड और भी एक हम लेक्चर जो है ऐड कर सकते हैं, ओके, जो सारे इसमें आ सकता है। ऑलरेडी मैंने एक सीरीज में बनाया था, ओके, यूनिक सीरीज जो है हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, तो उसमें मैंने बताया था कि ग्राफ से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं, ये तो हम कौन सा ग्राफ बनता है ये देख लिए, ओके, ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन जो बनते हैं स्लोप और एरिया, तो उसको लेके ऑलरेडी वीडियो बनाई है, तो इन फ्यूचर देखते हैं वक्त के साथ वो भी जो है मैं बनाऊंगा। अब बेसिक मैथमेटिक्स के हिसाब से हमने तकरीबन कवर कर लिया है, अब एक पॉइंट और ऐड कर सकते हैं, एक लेक्चर बढ़ा सकते हैं, दैट इज वेक्टर। तो वेक्टर ऑलरेडी सिलेबस में है, ओके, वेक्टर ऑलरेडी आपका जो मोशन इन ए प्लेन है वहां पे वेक्टर को डिस्कस किया है पहले, तो आपको बेसिक के लिए क्या जरूरत पड़ सकती है, बेसिक पॉइंट्स क्या याद रखना चाहिए वेक्टर से रिलेटेड, ओके, उसको लेकर मैं एक वीडियो लेकर आऊंगा बहुत जल्द, ओके, तो उसको भी बहुत जल्द अपलोड कर दूंगा, तो वो भी आप जो है देखें, बहुत यूजफुल रहेगी। तो चलिए आज यही रुकते हैं, ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।